हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुषमा साहू और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नो कैंपस स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। ये एग्रीकल्चर वाले पार्ट का ही एक टॉपिक है सेकंड पेपर का। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपने जो मैंने अपना लास्ट वीडियो दिया था उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन था कि अगर किसी का डीएनए कंटेंट, किसी सेल डिवीजन में डीएनए कंटेंट पहले 2C है तो वो कौन से फेज में 4C होगा। ठीक है, अगर डीएनए कंटेंट 2C है तो वो कौन से फेज में 4C होगा। ऑप्शन था G1 और S। दूसरा ऑप्शन था मतलब G1 और S। दूसरा ऑप्शन था G1। एक ऑप्शन था G2 और फिर एक ऑप्शन था नन ऑफ दीज। ठीक है। अब देखिए, डीएनए रेप्लिकेट होता है कौन से फेज में, एस फेज में। मतलब अगर 2 है तो वो क्या होता है, 4 हो जाता है एस फेज में, है ना। एस फेज के पहले कौन होता है, G1 फेज। एस फेज के बाद कौन होता है, G2 फेज। ठीक है, एस फेज के पहले कौन होता है, G1 फेज। एस फेज के बाद कौन होता है, G2 फेज। तो ऑब्वियस है अगर यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है तो यहाँ पे तो दिखाई ही नहीं देगा, वो या तो यहाँ पर दिखाई देगा या तो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में G1 आता है उसको हम कट करते जाते हैं। तो G1 ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, G2, क्योंकि वो रेप्लिकेट हुआ डीएनए G2 में दिखाई देगा। मतलब 2C का 4C किस में दिखाई देगा, G2 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है G2। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो क्या होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स एक्चुअल में होते हैं पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, पॉलीमर अब अगर अपन देखें तो उसको बहुलक बोलते हैं। ठीक है, बहुलक बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स केमिकल कंपोजिशन होता है जिसमें एक शुगर होता है। ठीक है, ये बना होता है शुगर से, एक फॉस्फेट ग्रुप से, और एक इसमें क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर ग्रुप होता है। ठीक है, और एक बेसिक ग्रुप होता है। ठीक है, एक बेस होता है। ठीक, फॉस्फेट, शुगर और बेस होता है। ठीक है, अब ये अटैच कैसे रहता है, शुगर इसके राइट साइड में बेस होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है, फॉस्फेट होता है। राइट साइड में बेस होता है, लेफ्ट साइड में फॉस्फेट होता है। तो ये इस तरह से अटैच होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं ये बीच वाले शुगर ग्रुप से। ठीक है, बीच वाले शुगर ग्रुप से देखिए। तो चलिए पहले शुगर ग्रुप देखते हैं। ठीक है, शुगर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है हमारा 2 टाइप का। ठीक है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फॉस्फेट, शुगर और बेस। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस भी फॉस्फेट, शुगर और बेस के ही अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, फॉस्फेट, शुगर और बेस के ही अकॉर्डिंग होगा, इन दोनों में डिफरेंस भी। तो हम लोग देखते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, शुगर। देखिए शुगर, इसके शुगर का नाम है राइबोस शुगर। ठीक है, राइबोस शुगर, या फिर क्योंकि 5 कार्बन रहते हैं तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, पेंटोस शुगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा। एक ऑक्सीजन रहता है ये, ठीक है, ये ऐसा रहता है। स्ट्रक्चर याद करने का तरीका, एक आदमी
पहना बोरा, ठीक है, 2 हाथ और 2 पैर, ठीक है। अब यहाँ पे एक OH ग्रुप है, ये H ग्रुप है, H ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये H ग्रुप है, OH ग्रुप है। यहाँ वाले कार्बन में ना थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे H ग्रुप होता है और साथ में क्या होता है, CH2 और OH ग्रुप, ठीक है, CH2OH ग्रुप। यहाँ पे OH है, H है, H है, OH है, H है, OH है, और ये क्या है, H है, और ये CH2OH है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं DNA और RNA में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका जो सेकेंड, अब यहाँ पर पहले नंबरिंग कर लेते हैं कि कार्बन कितने, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसलिए ये क्या है, पेंटोस शुगर, 5 कार्बन मतलब पेंटोस शुगर, 1 2 3 4 5। अच्छा, कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि HOH लिखा है तो यहाँ पे OH और H क्यों लिखा है। ये हम लोग यहाँ पर भी H और OH लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये डिपेंड करता है, जैसे अगर ये OH ऊपर है तो ये बीटा हो गया, ठीक है, और अगर नीचे है तो ये अल्फा हो गया, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। एक्चुअल क्या है, आगे रिएक्शन कराने में ईजी होता है, इसलिए इसको मैंने अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन पे रखा है, ठीक, सॉरी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखो अगर सेकेंड कार्बन से, अगर पेंटोस शुगर के सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा दिया जाए और सिर्फ हाइड्रोजन को रखा जाए तो वो क्या हो गया, डीऑक्सी हो गया, 2-डीऑक्सीराइबोज हो गया। हम लोगों ने उसका क्या किया, सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन हटा दिया तो वो क्या हो गया, 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया, है ना। सेकेंड पोजीशन से हटा दिया ना तो वो क्या हो गया, 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर, और ऑक्सीजन है तो ये क्या हो गया, राइबोज शुगर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राइबोज शुगर हो गया। तो यही फर्क होता है DNA और RNA में शुगर के टर्म्स में। शुगर के टर्म्स में क्या फ़र्क होता है कि इसके सेकेंड कार्बन से, DNA के सेकेंड कार्बन से क्या हटा दिया जाता है, ऑक्सीजन हटा दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, डीऑक्सी हो जाता है, और इसके सेकेंड कार्बन में ऑक्सीजन रहने दिया जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहने दिया जाता है, तो ये क्या होता है, राइबोज शुगर होता है, ठीक है। इनका फुल फॉर्म भी यही होता है, DNA और RNA का। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगर हम शुगर के टर्म्स में देखें तो हमने शुगर के टर्म्स में क्या देखा है, पहला डिफरेंस हमने शुगर के टर्म्स में क्या देखा है कि इसके सेकेंड कार्बन में हम लोग ऑक्सीजन को हटा देते हैं, है ना। सेकेंड कार्बन से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या ला देते हैं, हाइड्रोजन को रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, डीऑक्सी हो जाता है। और इसमें क्या फर्क होता है, इसमें क्या फर्क होता है कि इसमें सेकेंड कार्बन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकेंड कार्बन में ऑक्सीजन क्या होता है, RNA में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं किसका, राइट साइड वाले बेस का, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर हम लोग किसका देखते हैं, राइट साइड वाले बेस का। अच्छा, एक चीज और, राइबोज शुगर का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, ये ऑक्सीजन है ना, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, कार्बन 5 है, मैंने बताया 5 है, ठीक है। H कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, H कितने हैं हमारे 10। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, ऑक्सीजन अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे कितने हैं 5। अब क्योंकि ये OH है तो ये किसका हो गया, राइबोस शुगर का, राइबोस शुगर का हो गया। अब जब हम डीऑक्सी राइबोस शुगर की बात करेंगे तो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन हटा देंगे, बाकी कुछ नहीं किए। C5 हाइड्रोजन वैसी का वैसी है, H10 ऑक्सीजन एक कम होके क्या हो गया O4। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डीऑक्सी राइबोस शुगर का केमिकल फॉर्मूला। ठीक, ये हो गया हमारा डीऑक्सी राइबोस शुगर का केमिकल फॉर्मूला। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग बेस देखने वाले थे, है ना। बेस, बेस में क्या होता है, देखो इसका जो बेस होता है ना वो क्या होता है, उस बेस का नाम होता है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। अब इस बेस का नाम नाइट्रोजिनस बेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के प्रेजेंस के कारण इसका नाम क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक क्या होता है प्यूरिन्स और एक होता है पायरिमिडिन्स या फिर पिरिमिडिन्स। ठीक, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। ठीक, अब प्यूरिन्स में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है एडेनिन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है ग्वानिन जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। पायरिमिडिन्स भी दो टाइप के तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है यूरेसिल जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा होता है थाइमिन जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा होता है साइटोसिन जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन ये सारे क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, अब हम इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं, मतलब कुछ नहीं है। एक लड़की पहले बहुत प्यारी होती है, लड़की पहले क्या होती है, बहुत प्यारी होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, कचकची हो जाती, मतलब बहुत 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 बोलने लग जाती। ठीक है, तो यार हटाओ इसको, हटाओ 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 वाला हो जाता है। ठीक है, और उसकी बातें क्या हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कोई सुनना ही नहीं चाहता, तुम बहुत बकवास करने लगी हो तो तुम क्या हो गई हो, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। अरे यार बोलते हैं ना, मतलब जैसे जैसे अगर आपसे कोई सब्जियों के नाम पूछे, बताओ सब्जियों के नाम, तो आलू, गोभी, मटर, और बताओ, भिंडी, टमाटर, और बताओ, पत्ता गोभी, लौकी, और बताओ, तो फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई बताने का मन नहीं, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक्सेट्रा 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 हो गई। अब ये एक्सेट्रा से यू हटा दो, सॉरी ई हटा के यू ला देते हैं, तो ये क्या हो गया, यूटीसी यूटीसी यूटीसी। ठीक, यू फॉर यूरेसिल, टी फॉर थाइमिन, सी फॉर साइटोसिन। ठीक, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन। अब ये लड़की प्यारी थी, इसको आप लोग हम लोगों ने क्या बना दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये बदला लेने पे तो उतरेगी। ठीक, ये शादी होके गई, वहाँ पे भी सब लोगों ने इसको क्या कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसने क्या किया, पूड़ी बनवाई। ठीक, पूड़ी बनवाई। ठीक, और फिर पूड़ी बनवाई किससे, अपने हस्बैंड से, और क्या बोला, एजी पूड़ी लाओ, एजी पूड़ी लाओ, एजी पूड़ी लाओ। ठीक है, पूरी बनवाई और बैठ के खा रही थी और जोर जोर से क्या बोला, एजी पूरी लाओ, है ना। तो ए फॉर एडेनिन और जी फॉर ग्वानिन, ए फॉर एडेनिन और जी फॉर ग्वानिन। ठीक, अब इसको देखते हैं डीएनए और आरएनए के टर्म्स में। ठीक है, पहले ना हाँ, डीएनए और आरएनए के टर्म्स में देखो,
प्यूरिन्स जो होते हैं ना वो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं वो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं, तो प्यूरिन्स कोई डिफरेंस नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो पायरिमिडिन्स है, ठीक है, पायरिमिडिन्स जो हैं वो क्या होते हैं, कुछ आरएनए में प्रेजेंट होंगे या कुछ डीएनए में, ठीक है। कुछ आरएनए में प्रेजेंट होंगे और कुछ डीएनए में। हुआ क्या था, जब लाइफ इवॉल्व हुई थी ना, तब आरएनए पहले आया था, ठीक है। आरएनए आया और आरएनए के पास क्या था, यूरैसिल था, तो वो बहुत इतराता था। एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर यूरैसिल, ठीक है, वो फटाफट अपने आप को चेंज करता था, ठीक। तो भगवान अप्रसन्न होने लगे, बोले यार तुमको बोला गया था, तो वो बोले आपने तो हमको यूरैसिल दिया है आरएनए, तो हम तो अपना जलवा दिखाएंगे ही, ठीक है। फिर भगवान ने डीएनए बनाया। डीएनए में क्या किया, यूरैसिल को छीन के, मतलब यूरैसिल डीएनए को नहीं दिया, आरएनए को देके उनसे गलती हो गई थी, तो डीएनए को नहीं दिया यूरैसिल, डीएनए को उन्होंने क्या दिया, थाइमिन दिया, ठीक है, कि डीएनए तुम ऐसे आरएनए टाइप की हरकत मत कर पाओ, ठीक है। तो आरएनए देखना मोस्ट ऑफ द वायरस में ही होता है, मोस्ट ऑफ द वायरस कंटेन्स व्हाट, आरएनए, ठीक है। बहुत सारे वायरस में क्या होता है, आरएनए होता है और आरएनए यूरैसिल, ठीक है, इसीलिए वो फटाफट अपने आप को चेंज करते रहते हैं। तो ये डीएनए, और साइटोसिन में क्या होता है, डीएनए प्लस आरएनए। साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में होता है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें बेस के टर्म्स में, तो प्यूरिन्स दोनों में प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसमें पायरिमिडिन्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा, पायरिमिडिन्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा, यूरैसिल और डीएनए में प्रेजेंट होगा थाइमिन और साइटोसिन, और इसमें भी प्यूरिन्स प्रेजेंट होंगे, और पायरिमिडिन्स में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, यूरैसिल और साइटोसिन, ठीक है। अब प्यूरिन्स जब स्ट्रक्चर बनता है ना, अभी देखो स्ट्रक्चर ना इसका जेनेटिक वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें बताऊंगी, लेकिन अभी बस एक ऊपर से बता देती हूँ कि बॉन्डिंग कैसे रहती है, ठीक है। देखो जब प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स में भी क्या होता है, बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये ए वाला ऊपर लोग से बॉन्डिंग बनाता है, जी वाला नीचे वाले लोग से बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो जब यूरैसिल होगा तो ए यू के साथ बनाएगा या फिर ए टी के साथ बनाएगा, ठीक है, और जी क्या करेगा, सी के साथ ही बनाएगा, ठीक है। ऐसा बॉन्डिंग होता है प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स के बीच में। ए और यू के बीच में डबल बॉन्ड, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, लेकिन ए जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और इस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड का क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। मतलब प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर हमारा नाइट्रोजनस बेस का ये खत्म होता है। मैं नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर भी बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर बोला गया है, ठीक है। ठीक, पहला है हमारा प्यूरिन्स, पहला है हमारा प्यूरिन्स। देखो प्यूरिन्स का नाम छोटा है लेकिन दिखता बहुत बड़ा है, प्यूरिन्स का नाम छोटा है लेकिन दिखता बहुत बड़ा है। देखो इसमें नाइट्रोजनस बेस है, इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब ये क्या होगा, एक साइक्लिक कंपाउंड होगा, साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें डबल साइकिल है, ठीक है, डबल साइक्लिक है, ठीक, डबल साइक्लिक है, ठीक। तो एक बार स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल साइकिल होता है, ठीक है। अब इसमें एक ये ऐसे और जुड़ जाता है, ठीक है, ये एक ऐसे और जुड़ जाता है। अब कहाँ कहाँ पर एन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है साइक्लिक में, पहले नंबर के प्लेस पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। नंबरिंग अगर अपन करते हैं तो पहले प्लेस पे होता है, तीसरे प्लेस पे होता है, 7th पोजीशन पे होता है और
9th पोजीशन पे, मतलब टोटल कितने नाइट्रोजन हो गए हमारे, 4 नाइट्रोजन। तो यहाँ पर अपन लगा के देखते हैं, पहले प्लेस में नाइट्रोजन, तीसरे प्लेस में नाइट्रोजन, 7वें प्लेस पे नाइट्रोजन और 9वें प्लेस पे नाइट्रोजन। ठीक है, और बाकी जगह क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। ठीक, कार्बन 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 और ये कार्बन। ठीक, अब देखो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, बाकी हर जगह कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं प्यूरिन्स में जो 2 टाइप होते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन। ठीक है, तो एडेनिन हम लोग पहले देखते हैं कि एडेनिन कैसे बनता है। देखो, अगर हम लोग इसको H को हटाकर यहाँ पर अमाइड ग्रुप डाल देते हैं, NH2 डाल देते हैं, तो ये एडेनिन तैयार हो गया। प्यूरिन्स में अगर यहाँ पर अपन H को हटा के NH2 डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया, एडेनिन हो गया। सिंपल। ठीक है, ये क्या हो गया, एडेनिन हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं गुआनिन कैसे तैयार होता है। ठीक है, हम दूसरा देखते हैं गुआनिन कैसे तैयार होता है। देखो, ये NH2, ठीक है, NH2 को हम लोग कहाँ ले आते हैं, सेकेंड कार्बन पे, ये यहाँ पर ले आए NH2 को, NH2 अपन यहाँ ले आए, और फर्स्ट कार्बन में हम लोग ने क्या ऐड कर दिया, मतलब ये 6 नंबर वाले कार्बन पे हमने क्या ऐड कर दिया, कीटोन ग्रुप। ठीक है, कीटोन ग्रुप ऐड कर दिया यहाँ पर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या तैयार हो गया, अब गुआनिन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, गुआनिन। ठीक है, तो गुआनिन कैसे रेडी हुआ, जब हमने 6th पोजीशन वाले कार्बन पे कीटोन ग्रुप डाल दिया और सेकंड वाले नंबर पे हमने अमाइड ग्रुप डाल दिया, तो ये क्या हो गया, गुआनिन तैयार हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका केमिकल फॉर्मूला देखें, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला अगर हम लोग इसका देखते हैं, तो देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, C5। नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, N5। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर एक H और एक यहाँ पर भी H होता है। ठीक है, और एक यहाँ पर भी H होता है, 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, कहाँ पर हुई है समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इसका केमिकल कंपोजिशन होता है C5N5 और ये होता है C5, अरे मैंने लिखा उल्टा है भैया, C5H5N5 और O। ठीक है, C5H5 और N5O, 1 2 3 4 5। ठीक, ये यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं, और ऐसे ही क्या बोलते हैं, गुआनिन का सॉरी एडेनिन में ऑक्सीजन नहीं रहता है, ये किसका हो गया, गुआनिन का हो गया। एडेनिन में क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहता है तो ये क्या हो गया, C5H5 और N5। ठीक है, C5H5 और N5। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पायरिमिडिन्स का। ठीक, पायरिमिडिन्स में भी क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, पायरिमिडिन्स में भी क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। पायरिमिडिन्स में भी क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन इसके नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब ये सिंगल साइक्लिक बॉन्ड, सिंगल साइक्लिक है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक ही साइकिल होगा ये। ठीक, ये क्या होगा, एक ही साइकिल होगा, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा पहले और तीसरे नंबर पे।
ठीक है, उसमें 4 होते थे, इसमें 2 हो जाएंगे, जस्ट हाफ हो जाएगा। 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा पहले और तीसरे नंबर पे। ठीक है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। पहले नंबर पे हमने नाइट्रोजन डाला और तीसरे नंबर पे हमने नाइट्रोजन डाला। ठीक है, ये यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड और ये यहाँ पर एक बॉन्ड। ठीक है, 5 और ये 6। ठीक है, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, पायरिमिडिन्स का। ठीक, अब पायरिमिडिन्स में 3 होते हैं, एक होता है यूरेसिल, एक होता है थाइमिन और एक क्या होता है, साइटोसिन। ठीक, अगर आप इसको याद रखोगे ना, यूरेसिल को, तो आप लोग सारा स्ट्रक्चर आराम से बना लोगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। ये नॉर्मल पायरिमिडिन से पहले हम लोग यूरेसिल ड्रॉ करते हैं। यूरेसिल में क्या होता है, ठीक है, यूरेसिल में क्या होता है, जो इसका यूरेसिल जो होता है, इसमें फर्स्ट कार्बन पे, सॉरी 6th कार्बन पे कीटोन ग्रुप लग जाता है और यहाँ पे जो कार्बन होता है वहाँ पे भी कीटोन ग्रुप लग जाता है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड हट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई तो ये डबल बॉन्ड हट जाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, यूरेसिल। अब यूरेसिल से थाइमिन बनाना इजी होता है। ठीक है, यूरेसिल से थाइमिन कैसे बन जाएगा, अगर इसके 5th कार्बन पे हम लोग मिथाइल डाल देंगे ना, यूरेसिल के 5th कार्बन पे अगर हम लोग मिथाइल डाल देंगे तो क्या बन जाता है, थाइमिन। यूरेसिल के अगर 5th कार्बन पे हम लोग थाइमिन डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यूरेसिल के अगर 5th कार्बन पे हम लोग मिथाइल डाल देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, थाइमिन। ठीक है, 5th कार्बन पे हम लोग मिथाइल डाले तो ये हमारा क्या बन गया, थाइमिन। ठीक, अब यूरेसिल के ही हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर से ना, यूरेसिल को याद रखिए और इसी से रिलेटेड हम लोग थाइमिन भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये हमने क्या बनाया, यूरेसिल बनाया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर ये N, यहाँ पर ये C, यहाँ पर ये C, यूरेसिल से बनाना है ना। ठीक है, यहाँ पर ये N। अब हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। ठीक, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर हमको क्या ऐड कर देना है, यहाँ H रहता है। ठीक है, H रहता है, इस H को हटा के हमको क्या ऐड कर देना है, NH2। तो ये हमारा क्या तैयार हो जाता है, साइटोसिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है क्या, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, अब बचता है फॉस्फेट और उसका स्ट्रक्चर, फिर पूरा स्ट्रक्चर एक साथ और फिर फंक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फॉस्फेट ग्रुप के स्ट्रक्चर से। ठीक है, फॉस्फेट को हम लोग लिखते कैसे हैं, PO4 2 माइनस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक P, चारों तरफ ऑक्सीजन। ठीक है, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में, 2 माइनस चार्ज है ना, ये दोनों यहाँ पर। ये हो गया हमारे फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या होता है, ये हो गया हमारा फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। अब हम लोगों का फॉस्फेट हो गया, शुगर हो गया, बेस हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, फॉस्फेट शुगर बेस जब तीनों हो गया तब हम इसको अटैच करके देखते हैं, मतलब ये तीनों अटैच कैसे होते हैं। ठीक है, देखो सेंटर में क्या होता है, शुगर रहता है, इसके राइट साइड क्या होता है, बेस होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है, फॉस्फेट होता है। ठीक है, राइट साइड बेस, लेफ्ट साइड फॉस्फेट। ठीक, अब ये कैसे होता है,
शुगर का जो फिफ्थ कार्बन है, शुगर का जो फिफ्थ कार्बन है उससे फॉस्फेट अटैच होता है। शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है उससे कौन अटैच होता है? बेस अटैच होता है। शुगर का जो फिफ्थ कार्बन है उससे फॉस्फेट अटैच होता है, शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है उससे बेस अटैच होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होता है? शुगर। शुगर मतलब ये हमने ड्रॉ कर लिया शुगर। ठीक, अपन यहाँ पर सेकंड कार्बन में H लिख रहे हैं, मतलब ये क्या है? डीऑक्सी है। ठीक है, ठीक। अब देखो, ये फर्स्ट कार्बन में कौन अटैच होता है? फर्स्ट में बेस अटैच होता है। ठीक, बेस हम पहले क्या ले लेते हैं? अपन ले लेते हैं प्यूरिन्स ले लेते हैं। ठीक है, देखो प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स दोनों में फ़र्क होता है, दोनों के बेस अटैचमेंट में। बेस अटैचमेंट में कैसे फ़र्क होता है? अगर प्यूरिन्स है, ठीक है, अगर प्यूरिन्स है तो इसका जो 9th नंबर वाला 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है ये अटैच होगा यहाँ के OH पे। ठीक है, 9th पोजीशन पे यहाँ से अपन मार्किंग करते थे ना, यहाँ पे पहला नाइट्रोजन रहता था, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिर 7, फिर 8, फिर ये 9 आता था। तो 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा? हमेशा 9th नंबर का ही नाइट्रोजन क्या करेगा? यहाँ से अटैच करेगा। ठीक है, ये क्या है? हमारा हाइड्रोजन। ये H और OH मिलके क्या बन जाएंगे? H2O। मतलब ये वाला H और ये वाला OH, OH यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से H बाहर निकलेगा और ये क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ठीक है, और ये नाइट्रोजन जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये किसके केस में होता है? प्यूरिन्स के केस में होता है। ठीक है, और पायरिमिडिन्स के केस में कैसे अटैच होता है? पायरिमिडिन्स के केस में जो पायरिमिडिन्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सिक्स मेंबर्ड रिंग होता है। ठीक है, ये ऐसा रहता है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन का नाइट्रोजन और यहाँ पे थर्ड पोजीशन का नाइट्रोजन। तो जो थर्ड पोजीशन का नाइट्रोजन है वो जाके यहाँ पर अटैच होता है, इसका H निकलता है और इसका OH निकलता है और H2O निकलता है। ठीक है, H2O बन जाता है और ये जाके यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो प्यूरिन्स के केस में 9th पोजीशन का नाइट्रोजन अटैच होता है और पायरिमिडिन्स के केस में थर्ड पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होता है वहाँ से वो आके अटैच होता है। ठीक है, तो पहले अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका? प्यूरिन्स का ले लेते हैं। ठीक है, प्यूरिन्स यहाँ पे रख लेते हैं। ये इसको ना अपन, सॉरी यार ये हमेशा ऐसे बन जाता है, ये ऐसे है। ठीक है, ये ऐसा रहता है, इसको अपन उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर अपन ने N अटैच किया। ठीक है, ये ऐसा ऐसा, ये यहाँ पर ये ऐसा। ठीक है, और ये तो प्यूरिन्स के केस में कैसे अटैच होता है? ये 9th नंबर वाला जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाता है OH को रिप्लेस करके। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्यूरिन्स। ठीक है, अब बेसिक ग्रुप हो गया, शुगर वाला हो गया, शुगर हो गया, बेस हो गया, है ना, नाइट्रोजनस बेस हो गया, शुगर हो गया। अब क्या बचा? फॉस्फेट ग्रुप बचा। ठीक है, फॉस्फेट में क्या होता है? फॉस्फेट में ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना, O- डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये एक सिंगल बॉन्ड टूट के इधर चला जाता है। ठीक है, और जाके यहाँ पर अटैच हो जाता है, ये वाला ग्रुप हट जाता है। ठीक, तो ये कैसे हो जाएगा? O के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पर P रहेगा, यहाँ पर एक O- रहेगा, यहाँ पर एक O- रहेगा और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया? न्यूक्लियोटाइड का। ये किसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया? न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें क्या है? फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस बेस। अब जब न्यूक्लियोटाइड बन गया है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड किसका मोनोमर होता है? न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है। तो अब जब न्यूक्लियोटाइड रेडी हो गया है तो हम लोग क्या बना सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कैसे बनाएंगे? देखो, ये हमारा हो गया वो, ठीक है, इसी से बना के देखते हैं। देखो, बेस तो हमेशा फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा। फॉस्फेट की एक प्रॉपर्टी होती है, जहाँ जहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन होता है, जहाँ जहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ये जा जाके वहाँ पर अपने आप को अटैच कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर डीऑक्सी ले रहे हैं हम लोग तो यहाँ फिफ्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सिल होता है और
थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है फॉस्फेट फिफ्थ पे करेगा और थर्ड पे अटैच करेगा। और प्रेफरेंस कैसे रहता है, पहले 5 फिर 3। और जब राइबोस की बात होती है तो राइबोस में सेकेंड कार्बन में भी क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो यहाँ पर भी आके क्या करेगा, ये बना सकता है, ठीक है। और उसमें भी प्रेफरेंस कैसे देते हैं, पहले 5 फिर 3 फिर 2। अगर हम आरएनए लेते हैं तो 5 3 2, मतलब प्रेफरेंस का ऑर्डर रहता है, पहले 5 में अटैच करेगा, अगर 5 में नहीं है तो 3 में करेगा, अगर 3 में नहीं है तो फिर 2 में करेगा। और डीएनए में पहले 5 में फिर 3 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, OH है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्या बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर भी अटैच हो जाएगा। ये ऑक्सीजन हुआ, ये फॉस्फेट ग्रुप हुआ, उसका ये O- हुआ, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O हुआ और ये सिंगल बॉन्ड O- हुआ, ठीक। अब ये O- है, ये क्या करेगा, फिर से जाके एक दूसरे शुगर से अटैच हो जाएगा। दूसरे शुगर से कैसे अटैच होगा, ये एक बार थर्ड पे अटैच होगा, एक बार फिफ्थ पे अटैच होगा, मतलब एक ही फॉस्फेट ग्रुप अगर स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। मान लो ये एक कार्बन का ये पेंटोस शुगर का अगर स्ट्रक्चर है, तो एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ आएगा, फिर एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ आएगा, फिर यही फॉस्फेट ग्रुप दूसरे वाले के फिफ्थ पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप आएगा, ठीक है, ये भी ऐसा ऊपर अटैच होगा, ये फिर से जाएगा किसके, दूसरे वाले के पास, और ये ऐसा करके स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। ऐसा 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 एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये ऐसा बन रहा है ना, एक स्ट्रैंड ऐसी बन रही ना, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ये बन रहा है ना, बन रहा है ना, ये स्ट्रैंड बन रहा है डीएनए का एक ऐसा, ठीक। तो ये कैसे अटैच होगा, फिफ्थ पोजीशन पे जाके अटैच होगा। देखते हैं फिफ्थ पोजीशन इसकी, ये हो गई, और ठीक यहाँ से जाके फिर से कोई सा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहाँ पे H2C और एक H रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, H हो जाएगा, H, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और ये फिर से एक ऑक्सीजन से ऐसा कनेक्ट हो जाएगा, ये फॉस्फेट ग्रुप, डबल बॉन्ड O- और ये O, ये वाला भी कहीं और से अटैच होके आ रहा है, ठीक है। ये वाला भी ऑक्सीजन क्या करेगा, किसी और से यहाँ से अटैच होके आ रहा है, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने पहले वाले में क्या लगाया, प्यूरिन्स लगाया। अब हम पायरिमिडिन्स लगा के देखते हैं। फर्स्ट जगह पे ये फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर, और यहाँ पे हम बेस ले लेते हैं किसका, पायरिमिडिन्स का। ये हमारा N है, ये ठीक है, ये हमारा बन गया क्या, यहाँ पे N, फर्स्ट और थर्ड नंबर पे N, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो ऑल टुगेदर अगर हम लोग न्यूक्लिक एसिड का ये फॉर्मूला वाला स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम लोग देखें तो ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक फॉस्फेट शुगर होता है, ठीक है, उससे अटैच होता है एक शुगर, एक फॉस्फेट होता है, उससे अटैच होता है एक शुगर फर्स्ट कार्बन से, ठीक है, फिफ्थ कार्बन से, फिर थर्ड कार्बन से एक अटैच होता है, ठीक है, ये ऐसा, फिर ये किस में जाएगा, दूसरे फिफ्थ कार्बन में ऐसा, फिर इसके थर्ड कार्बन से एक आएगा, ये ऐसा, जो दूसरे वाले के फिफ्थ कार्बन से अटैच होगा, फिर एक थर्ड कार्बन से आएगा, और ये अल्टीमेटली ऐसे करके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें हम लोग बेस अटैच करते जाएंगे। बेस कैसे अटैच होता है, यहाँ पर ये हम मान लो हम पायरिमिडिन्स ले लिए, फिर दूसरे में हम लोग क्या ले लिए, प्यूरिन्स ले लिए, ठीक है, फिर से हम दूसरे में क्या ले लिए, प्यूरिन्स ले लिए, ठीक, फिर हम क्या ले लिए, पायरिमिडिन्स ले लिए,
फिर हम क्या ले लिए, प्यूरिन्स ले लिए, ये ऐसा करके अटैच हो जाता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। हम लोगों ने ना यहाँ पर मोटा मोटे डीएनए का भी स्ट्रक्चर देख लिया है, लेकिन क्योंकि अगला टॉपिक है जेनेटिक्स, वहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर करूँगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है और हम लोग यहाँ पर देखते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के फंक्शन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड है क्या, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए है। ठीक है, हम लोग को डीएनए का फंक्शन पता होता है, डीएनए बहुत मूवी में देखा है, बहुत कुछ। ठीक है, पहला फंक्शन क्या होता है कि डीएनए का पहला फंक्शन क्या होता है, फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, सबसे तो कॉमन फंक्शन पहले ये देख लेते हैं कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को, बोलते हैं ना मेरी नाक मेरी मम्मी जैसी है, मेरे कान और मेरे आँख मेरे भाई बहनों से मैच करते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, डीएनए के कारण। डीएनए क्या होता है, पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग में आता है। ठीक है, हेरेडिटरी बोलते हैं, जो मतलब है ना, जो कैरेक्टर्स आते हैं, इनको कैरेक्टर्स बोलते हैं। अगर मेरी आंखें मेरी मम्मी से रिसेंबल करती है, मतलब ये कैरेक्टर है एक तरह का, जो मेरी मम्मी के जैसा दिखता है। ठीक है, तो जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, वो किसके कारण होता है, डीएनए के कारण। ठीक है, तो ये क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये क्या करता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफ़र करता है। वो जो आते हैं ना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उनको बोला जाता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर दूसरा काम आता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है। ठीक है, डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है, और आरएनए हमको पता है क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड क्या कर रहे हैं, या डीएनए क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड का एक और फंक्शन क्या आ गया, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज़ बता रही हूँ। होता क्या है, हम लोग को पता है जीन जो डीएनए होता है ना, वो पापा का बेटे का, मम्मी का बेटी का, मतलब पेरेंट्स का बच्चों से मैच करता है। ठीक है, पिक्चरें देखते हैं हम लोग, सीरियल्स में क्या होता है, बच्चा घूम जाता है, फिर अचानक से 10 साल 20 साल बाद आता है, क्लेम करता है कि मेरा बच्चा है, मैं आप ही का बच्चा हूँ, है ना। तो वो क्या करते हैं, फिर डीएनए टेस्ट कराते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक कोड होता है, अगर दोनों का कोड मैच कर रहा है, मतलब दोनों का डीएनए मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों हाँ सच में क्या है, माँ बाप या जो भी रिश्तेदार हैं। ठीक है, वो दोनों रिश्तेदार हैं। दूसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक तो वो याद हो गया, मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग पहचानने में, है ना। दूसरा क्या होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक क्रिमिनल हूँ, मैं मर्डर करके आई, मेरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, मेरे आंखें स्कैन की जाएंगी, आइरिश स्कैन की जाएगी, मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, और ये कोडिंग मेरी अपनी होती है। ठीक है, फिर अगली बार कहीं पे मर्डर हुआ, मान लो अगला मर्डर भी मैंने किया है और मैं वहाँ से भाग गई, वहाँ पर लेकिन मेरे फिंगरप्रिंट मिल गए, तो वो क्या करते हैं, अपना निकालते हैं, मैच करते हैं वो फिंगरप्रिंट की कोडिंग, और फिर पता चलता है अरे हाँ यार ये डीएनए मैच कर रहा है, मतलब इस बंदी ने ही मर्डर किया, और फिर वो फिर से उठा के ले जाते हैं। ठीक है, तो डीएनए किस काम भी आता है, क्रिमिनल्स को पकड़ने के काम भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है न्यूक्लिक एसिड्स और उसके फंक्शंस। ठीक, हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में ना जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना एग्रीकल्चर वाले पार्ट में जितना भी बायो का पार्ट है उसको कंप्लीट कराते जा रही हूँ।
ठीक है। तो जेनेटिक्स करेंगे, इनहेरिटेंस और वेरिएशन, उसके बाद हमारा C4 कैम साइकिल, फोटोसिंथेसिस वगैरह सारा कुछ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह कंप्लीट होता है। न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरी टॉपिक समझ में आए, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच।